हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें जो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा प्लेलिस्ट में, अगर आपने, तो हमने आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का जो पीवाई क्यूज है उनको सोल्व करवा रहे हैं। जिसमें आपको पता है कि 2012 में एक बार वैकेंसी आई थी और 2018 में एक बार वैकेंसी आई थी। तो जो 2012 में वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम हुआ था अपना 2016 में, क्योंकि एज यू नो राजस्थान का एग्ज़ाम ऐसे ही होते हैं। एक बार वैकेंसी आती है तो बहुत टाइम बाद में एग्ज़ाम होते हैं। तो 2012 वाले की वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। उसी को हम यहाँ पर अपना कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे उसके पेपर को, जिसमें से हमने 22 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में देख कर दिए हैं। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमारा पुराना वाला वीडियो, उसमें आप देखना। तो उसमें आपको विद सॉल्यूशन हमने पूरा प्रॉपर आपको सॉल्यूशन के साथ में वो वीडियो कंप्लीट किया है। आज हम देखेंगे अपना उसी के जो अगला पार्ट है, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को भी अपन सोल्व करेंगे। ठीक है? तो उसको लिए हमें क्या करना है, देखो भाई, हमें एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको अच्छे से सोल्व करेंगे। यही हमारा फंडा है। क्या है? ये जैसे ये क्वेश्चन है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद स्टीप स्लोप इंडिकेट्स दैट द टाइप ऑफ सॉइल इज। अगर मान लो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पहले समझो कि पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता क्या है। ये अपना पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, जिसमें इधर क्या होता है भाई, इधर होता है अपना परसेंटेज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और इधर अपना क्या होता है, साइज होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो ऐसे करके, ऐसे एक स्टीप कर्व के साथ आ गई ये बीच में ऐसे स्टीप कर्व आ गया अपने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये क्या शो कर रहा है? ये बेसिकली शो कर रहा है कि यहाँ पर भाई इतना परसेंटेज पार्टिकल एक साइज का था। ठीक है, यहाँ पर ये मान लो ऐसे चल रहा होगा, ऐसे करके ऐसे स्टीप, अचानक से स्टीप आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मान लो इतना परसेंटेज पार्टिकल चल रहा था, ये अचानक से जो इस साइज के पार्टिकल है वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते। अचानक से स्टीप आया मतलब क्या, इस साइज के पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब अपना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई एक साइज, एक जैसे पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी को अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वहां पर अपना भाई एक ही टाइप के साइज पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है ना? तो ये अपना यूनिफॉर्म हो जाएगा। स्टीप स्लो अपना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये एक ही पार्टिकल के साइज, एक ही साइज का पार्टिकल है। यहाँ पर मैंने पहले आपको यहाँ परसेंटेज बताएगा, यहाँ पर अपना साइज आएगा, यहाँ पर परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो अपना एक ही साइज का पार्टिकल्स है, तो इसलिए अपन उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सोइल मास इज जीरो, द टाइप ऑफ सोइल क्या होता है भाई? जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो होती है तो वो सोइल कौन सी होती है? ऑलरेडी पता है, सैंड होता है। सैंड में अपना ना प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, ना प्लास्टिक लिमिट होती है। ठीक है, तो वहां पर अपना सैंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपना क्या है कि लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। लाइम स्टेबलाइजेशन किसको ट्रीट करने में इफेक्टिव होता है? तो हमने ऑलरेडी ये अपने आपने अगर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रखा हो, मेरे अगर लेक्चर देख रखे हो प्लेलिस्ट में, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखना। उसमें हमने इसको डिटेल में समझाया कि लाइम स्टेबलाइजेशन अपना प्लास्टिक क्ले सॉइल को ट्रीट करने में काम आता है। तो वही अपना, अगर लाइम स्टेबलाइजेशन अपना किसको ट्रीट करने में काम आएगा, प्लास्टिक क्ले सॉइल को काम आएगा। ठीक है, तो ऐसे अपने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसी को अपन को सोल्व करना है। ठीक है, और वही हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी। नेक्स्ट अपना क्या है कि द लाइम प्रोड्यूस्ड बाय स्लैकिंग बर्न limestone with just sufficient quantity of water required to complete the chemical reaction and which is available in the form of dry powder। भाई उसको जब रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, और जो अपना ड्राई फॉर्म में पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको अपन कौन सा लाइम बोलेंगे? उसको अपन बोलते हैं, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट कर चुका है ना, ये पानी के रिएक्शन से बनता है, तो इसको अपन बोलते हैं, पानी क्या होता है, हाइड्रेटेड हो जाएगा। यानी अपना कौन सा लाइम हो जाएगा, हाइड्रेटेड लाइम हो जाएगा। ठीक है ना, ये हाइड्रेटेड लाइम होता है। हालांकि हम बीएम से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपको और अच्छे से हम डिटेल में पढ़ाएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, इन पोर्टलैंड सीमेंट द कंपाउंड फर्स्ट ऑफ सेट आफ्टर एडिंग वाटर इज। अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट में पानी ऐड करेंगे तो सबसे पहले कौन सेट होगा? तो उसका पता आपको पता होना चाहिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जो अपना ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये सबसे पहले सेट हो जाता है। ठीक है ना, ये इसके बारे में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी अभी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें भी आप डिटेल में समझोगे। बाकी मैं यहाँ पर जो भी आपको आंसर्स बता रहा हूँ, ये मैंने जो अपने ऑफिशियल आंसर्स किए उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पर आंसर बताए जा रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को टेस्ट करने के लिए अपना जो साइज ऑफ क्यूब मोल्ड है, वो कितने साइज का होता है भाई? वो होता है अपना 7.06 सेंटीमीटर। ये हमें
ध्यान रखना है। और जो 15 सेंटीमीटर किसके लिए होता है, कंक्रीट के लिए होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो अपना 7.06 होता है सीमेंट के लिए, कंक्रीट के लिए होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अपना द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंगिंग लाइन एंड हाईएस्ट पॉइंटेड इनर कर्व इन आर्च इज नोन एज। जो अपना वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो अपना ये वाला जो अपना आर्क होता है, कोई भी आर्क बनाते हैं ना हम इसे, तो आर्क में जो अपना स्प्रिंजर लाइन होती है ना, ये वाली स्प्रिंजर लाइन और ये हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जो ये डिस्टेंस होती है वर्टिकल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। तो यही अपना राइज होता है। ठीक है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपना क्या है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। फ्लेमिश बॉन्ड जिसमें एक बार स्ट्रेचर एक हेडर स्ट्रेचर हेडर लगता है कंटिन्यूसली, तो उसको अपन अगर मान लो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक साइड में अगर फ्लेमिश बॉन्ड हो, एक साइड में अपना इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर कोर्स होता है, एक अपना हेडर कोर्स होता है। ठीक है। ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अपने स्टार्ट करेंगे बीएमसी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपनी जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेडी जी के जो क्लास नोट्स हैं उनकी हेल्प से आपको सारी की सारी डिटेल में पढ़ाया जा सके। तो इसमें अपने भाई अगर मैं फ्लेमिश सिंगल फ्लेमिश बनाऊंगा तो उसके लिए मेरे को कितना चाहिए, 1.5 ब्रिक थिक चाहिए। अगर वॉल बनानी है मेरे को 1.5 ब्रिक चाहिए। अगर मैं ऊपर टॉप व्यू से देखूंगा तो ऊपर एक स्ट्रेचर होगा, तो उसके पीछे अपना एक हेडर लगेगा। ठीक है। ऐसे ही अपना ये बॉन्ड बनेगा, तो अपना स्ट्रेचर और हेडर लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, एक ब्रिक ये हो गया, हाफ ब्रिक होता है हेडर का। तो अपना ये क्या हो जाएगा भाई, यही अपना होगा ये 1 ब्रिक हो गया, ये हाफ ब्रिक हो गया। तो 1.5 ब्रिक थिक हमें लगानी पड़ेगी वॉल में। फिर अपना क्या है, फिर नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अगर P is standard consistency for the given cement sample, then quantity of water to be added to prepare a cement paste for determining the initial setting time। अगर हमें initial setting time देखना है और हमें P अपन को consistency की वैल्यू दे रखी है, तो अपन को कितना वैल्यू होता है वो, अगर परसेंटेज ऑफ को जो अपना परसेंटेज ऑफ कंसिस्टेंसी है उसका कितना परसेंटेज पानी देना होता है, उसका हमें देना पड़ता है 0.85% ऑफ पी वैल्यू। ठीक है। तो 0.85 वैल्यू देते हैं हम किसमें, इनिशियल सेटिंग, और इसमें, और P/4+3 हम किसमें देते हैं, अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट में देते हैं। 0.78 पी किसमें देते हैं, जब अपना साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो वही साउंडनेस टेस्ट का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ली चैटलियर टेस्ट अपना किसके किसकी वजह से साउंडनेस को डिटेक्ट करता है, ये अपना करता है अगर सिर्फ फ्री लाइम होगा तो उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है। तो ली चैटलियर अपना टेस्ट किसको डिटेक्ट करता है, फ्री लाइम की वजह से अपना जो साउंडनेस आएगा, अनसाउंडनेस आएगा, उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि एल्यूमिनियम पाउडर इन कंक्रीट इज यूज्ड एज, जो अपना कंक्रीट में अगर मान लो मैं एल्यूमिनियम पाउडर डालूंगा तो किसकी तरह यूज करेगा, वो एक एडमिक्सचर होगा, तो वो किसकी तरह यूज करेगा, एयर एंटरनिंग एजेंट, यानी जो अपना एयर को उसमें इंट्रोड्यूस करवाएगा ना। एयर क्या करेगा, उनके दो जो भी कंक्रीट के पार्टिकल है उनके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको कम करेगा। ठीक है। तो वो एयर का काम होता है। तो ये अपना वो काम कौन करेगा, एल्यूमिनियम पाउडर अगर कंक्रीट में डालेंगे तो वो सेम काम अपना एल्यूमिनियम पाउडर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ द मोल्ड यूज फॉर स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट अपना स्लम टेस्ट करते हैं तो ऐसा मोल्ड होता है। ठीक है। जिसमें अपना क्या होता है भाई, ये हाइट होती है अपनी कितनी, 300 mm, और ये डाया कितना होता है अपना 150 mm होता है। ठीक है ना। तो अपन को भाई कितना हाइट पूछा है, तो हाइट अपना क्या होगा, 300 mm हो जाएगा सिंपली। स्लम कॉन्टेस्ट किसके लिए करते हैं भाई, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को चेकआउट करते हैं, और उसी स्लम के हिसाब से हम देखेंगे कंक्रीट अपना वर्केबल है या नहीं है। ठीक है ना। तो ये अपना ध्यान में रखना है अपन को। ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिल रहे हैं अभी तक आपको, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसकी वजह से आपको कुछ डाउट हो या कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आईटीआई के आपके एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन लिमिट स्टेट द बेसिक वैल्यू स्पेन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। हमने अभी आरसीसी हमारा चल रहा है, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाया, क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत एक एक पॉइंट को डिटेल में हमने कवर किया, जो कि अपना ईएससी लेवल में जो अपना क्लास में पढ़ाते हैं वही हमने यहाँ पर कवर किया है। तो उसमें आप जाके देख भी सकते हो कि हमने क्या बताया कि भाई सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए जो अपना इफेक्टिव डेप्थ कितना होता है, 20 और 26 होता है। सिंपली सपोर्ट के लिए कितना होता है अपना 20 होता है, और कंटिन्यूस के लिए कितना होता है 26 होता है। तो ये अपना 20 और 26 हमारा आंसर होगा।
फिर अपना क्या है, लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है भाई कंक्रीट और स्टील के लिए, बहुत सिंपल है। सेफ्टी फैक्टर अपना कितना होता है कंक्रीट और स्ट्रेंथ के लिए, कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं, स्टील के लिए अपना कितना लेते हैं 1.15 लेते हैं, वही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अपना कंक्रीट के लिए क्यों कितना लेते हैं भाई 1.5 लेते हैं, स्टील के लिए अपना कितना लेते हैं 1.15 लेते हैं। इसी को अपन ने यूज करना है लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन में, ठीक है। तो यही अपना होता है कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और अपना स्टील के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इसको अच्छे से समझना क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से काम आएंगे। क्या है अपना हेलिकल रीइंफोर्स कॉलम है, 300 डायमीटर है, ठीक है। ये अपना कोई रीइंफोर्स कॉलम है जिसका डायमीटर अपन को 300 दे रखा है। अभी क्या दे रखा है भाई, 6 बार है 24 डाय के, 6 बार है मतलब मैंने मान ली एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है और एक बार ये है, ठीक है। ये 6 बार होगी, 24 डाया की। प्रोवाइडेड इफेक्टिव कवर, यहाँ पर अपना इफेक्टिव कवर कहाँ से लेते हैं अपन, सेंटर से लेते हैं। कितना होता है 60 दे रखा है इसमें। स्पाइरल भी दे रखा है, जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट है जो आउटर साइड में होती है वो कितनी है 8 की दे रखी है। क्लियर कवर कितना दे रखा है, क्लियर कवर यानी कि ये इसके बाहर जो अपना स्पाइरल लगा रखा है हमने, उसके बाहर का जो कवर है वो कितना दे रखा है अपन को 40 दे रखा है। तो कोर डायमीटर अपन को कितना है, अब इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कोर डायमीटर होता क्या है, ठीक है। तो अपन को कोर डायमीटर पता होना चाहिए। कोर डायमीटर बेसिकली होता है जो अपना ये स्पाइरल होता है ना, जो बाहर में जो स्पाइरल लगाते हैं उसके आउटर आउटर से लेके आउटर का बीच का डायमीटर, ये अपना होता है कोर डायमीटर, ठीक है। तो ये आउटर के लिए मतलब मैं अगर ये वाला डिस्टेंस इसमें से घटा दूं दोनों साइड से, ये वाला क्या है क्लियर कवर, क्लियर कवर कितना अपना, क्लियर कवर कितना भाई 40 यानी 40 यहाँ से घटा दूं, 40 यहाँ से घटा दूं, तो बाकी बीच में जो बचा है वो क्या हो जाएगा कोर डायमीटर हो जाएगा। तो 40 mm घटाया नहीं, टोटल अपना कितना हो गया, टोटल डायमीटर से 80 mm माइनस कर दो, टोटल डायमीटर कितना है 300, उसमें से अगर मैं 80 mm माइनस कर दूंगा तो बाकी कितना आएगा अपना 220 आ जाएगा। 220 अपना क्या हो जाएगा कोर डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, in limit state design of reinforced concrete structure, the value of limiting neutral axis depth factor depends upon, जो अपना लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है ना, एक्सियो लिमिटिंग क्या होती है वो अपन ने देखा होगा भाई कि वो अगर अलग अलग स्टील ऑफ ग्रेड हो तो उसके लिए वैल्यू अलग अलग आती है ना भाई। अगर मान लो Fe250 के लिए कितना आती है 0.53 × D आती है, ये देखा होगा हमने, याद भी होगा। अगर अगर मान लो Fe415 है तो उसके लिए कितनी आती है 0.48 × D आती है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अपने स्टील के ग्रेड पर चेंज हो रहा है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ स्टील पर सिर्फ चेंज डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है कि भाई सेप्टिक टैंक होता है वो अपना एरोबिक है या एनोरोबिक है क्या है। तो पहली बात तो देखो सेप्टिक टैंक अपना क्या होता है, सेप्टिक टैंक अपना ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट में काम आता है। पहली बात तो सीवेज ट्रीटमेंट में तो काम आता है सेप्टिक टैंक। और ये कौन सी कंडीशन में, उसमें कौन सी रिएक्शन फॉलो होती है, एनारोबिक। एनारोबिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के वहां पर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वो एनारोबिक होती है, तो सेप्टिक टैंक में भी तो वही होता है। तो यहाँ पर अपना ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा कि एनारोबिक मेथड और ऑन साइट सीवेज ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट पूछा है कि भाई अपना प्रोबेबिलिटी क्या है और रिएक्रेस इंटरवल क्या है। ये फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या होता है 1/T के रिलेशन ही तो है भाई प्रोबेबिलिटी। भाई जितना ज्यादा अपना टाइम होगा इंटरवल होगा उतनी कम प्रोबेबिलिटी उसकी फ्लड आने की, और जितना उसका कम टाइम इंटरवल होगा उतनी जल्दी उसकी रिकरेंस इंटरवल जितना कम होगा उतनी जल्दी आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो क्या भाई, इन if the line of action of the resultant force on the dam lies outside the middle third of the base, middle third of, ये अपने डैम बना रहे हैं, ठीक है। ये अपने डैम बनाएंगे, उसमें ये मिडिल थर्ड होता है, उसमें से अगर मान लो लाइन ऑफ रिजल्टेंट यहाँ बाहर निकल रहा है तो उसकी वजह से अपना होगा क्या, उसकी वजह से पहला होगा अपना टेंशन फेलियर। ये इसमें रहेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन ज्यादा रहेगा, टेंशन फेलियर होगा नहीं। जैसे ही इस मिडिल थर्ड से बाहर चला जाएगा तो वहां पर अपना क्या हो जाता है, टेंशन फेलियर हो जाता है। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, टेंशन फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्या है कि खोसला's formula for the long range of assume that the losses are function of, जो खोसला भाई साहब ने अपने किया है ना
रन ऑफ के जो लॉसेज हो रहे हैं, उसके लिए उसने माना कि ये जो लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। खोसला ने क्या लिया था, अपना टेम्परेचर लिया था कि फंक्शन, टेम्परेचर का फंक्शन होता है जो लॉसेज होते हैं। फिर क्या है, फिर बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, क्या है भाई, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है भाई, सिंपल है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जो सल्फेट और क्लोराइड ये सब की नाइट्रेट होती है ये क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी और परमानेंट में क्या डिफरेंस है, टेम्परेरी को अपन भाई बॉइलिंग करके भी अपना उसको रिमूव कर सकते हैं, बट परमानेंट को वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट बॉइलिंग से वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रिमूवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर अकर्स इन, जो अपना डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका रिमूवल कहाँ होता है, उसका रिमूवल होता है अपना, डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल होता है अपना ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है उसमें अपन क्या होता है, जो ऑर्गेनिक डिजोल्व मैटर होता है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोक्रोन इज ए लाइन ऑन द बेसिन मैप। जो आइसोक्रोन होता है उसको ऊपर में कौन सी लाइन होती है वो, तो ये अपने हाइड्रोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगर आपने पढ़ भी रखा होगा तो पता होगा कि जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल टू सरफेस रन अप टू द कैचमेंट एरिया। जो अपना ये कैचमेंट एरिया होता है ना, ये ऐसे अलग अलग जगह से पानी आता है, तो जहां पर अपना इक्वल टाइम लगेगा ना, जिस जिस कैचमेंट में पानी आने का, वो सब एरिया को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो वही अपना क्या होता है, आइसोक्रोन होता है। उसी का अपन आइसोक्रोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए रेक्टेंगुलर बार हैविंग क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है, ये सब दे रखा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है भाई, अगर आपको याद हो तो सिग्मा अपॉन में ई इंटू 1 - 2 म्यू, यही तो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, एप्सिलॉन वी यही तो होता है। तो अपना यहाँ पर क्या दे रखा है, अपने को सिग्मा की फॉर्म में दे रखा है अपना पी, एक्सियल फोर्स और एरिया दे रखा है। तो एक्सियल फोर्स और एरिया सिग्मा क्या होता है, पी अपॉन ए होता है, तो पी अपॉन ए तो सब में आ रहा है। ठीक है, अब चेंज अलग कहाँ कर सकते हैं, ये एल आएगा वो नहीं होगा, एल आएगा वो नहीं होगा। अब म्यू की वैल्यू डायरेक्टली नहीं देके अपना पॉइजन रेशियो कितना दे रखा, 1/m, तो 2/m हो जाएगा भाई। 2/m ये आ रहा है, पी अपॉन ए इन 1 - 2/m, तो ये अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन यहाँ से आ जाएगी। फिर क्या है भाई, अपन को दे रखा है एंड थिन सिलेंड्रिकल से रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होती है और एक हुप स्ट्रेस होती है। तो इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपनी कम होती है, हुप स्ट्रेस ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से दुगुनी होती है थिन सिलेंड्रिकल सेल में। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 1 होगी तो ये हुप स्ट्रेस कितनी होगी, 2 होगी। यानी कितना रेशियो आ गया भाई, 0.5 आ गया। सिंपल सी बात है, तो 0.5 अपना आंसर हो गया 47 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपना, the greatest amount of strain energy per unit volume that a material can absorb up to its elastic limit। जो up to elastic limit अपना कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक लिमिट, हाँ ये वाला जो अपना स्ट्रेन एनर्जी अगर इलास्टिक लिमिट तक देखते हैं तो उसकी वैल्यू अपन जो एरिया निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, अगर ओवरऑल निकालेंगे तो वो होता है रेजिलियंस। ठीक है, ये आपने डिफरेंस आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में हमने 100 में पढ़ा था बहुत डिटेल में, उसके भी आपको नोट्स वगैरह और क्लासेस वगैरह मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। प्रॉपर हमने 100 के पूरे क्लासेस कंप्लीट कर लिए, वो भी आप देख सकते हो उधर से। तो यहाँ पर अगर पूरे थ्रू आउट देखेंगे तो अपना रेजिलियंस होगा, और इलास्टिक लिमिट तक देखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, प्रूफ रेजिलियंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंटेंसिटी टू एवरेज शेयर इन स्ट्रेस इंटेंसिटी फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो अपना मैक्सिमम और एवरेज की इंटेंसिटी की रेशियो कितना होता है, बहुत सिंपल है, 3/2 होता है भाई, हाफ ही तो होता है। क्या होता है, टो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, 3/2 इंटू टो मैक्सिमम, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 वही अपनी क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी सिंपली। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट अपना द शेप ऑफ द फोर्स डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर ऑफ स्पेन शेल बी। अगर मान लो पॉइंट लोड डब्ल्यू अपना सेंटर पे लग रहा है और यहाँ पर अपना क्या लग रहा है, सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है,
तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे आएगा भाई? ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं भाई, इसकी वजह से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, ये अपने नीचे लग रहा है तो नीचे आया, ये ऐसा है ऊपर आ गया। ये वाला फोर्स किस में बन रहा है? 2 में बन रहा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने देखा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो कितना इजी तरीके से अपन कर सकते हैं सोल्व, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं आता हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार आपके जो वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए, तो और आपके लिए अच्छा है, आप इजी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था भाई? द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी ऑफ द फॉलोइंग बीम फॉर जनरल केस ऑफ लोडिंग। जनरल केस ऑफ लोडिंग में डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी फाइंड आउट करना है। वैसे तो इसके फॉर्मूला होते हैं, मैं फॉर्मूले से नहीं करता हूँ, मैं सिंपली बता देता हूँ। इसको मेरे को कैंटिलीवर बनाना है, तो कैंटिलीवर बनाने के लिए क्या करूंगा भाई? कैंटिलीवर बनाने के लिए इसको मैं हटाऊंगा तो ये 2 रिएक्शन ये आ गई, इसको हटाऊंगा तो 2 रिएक्शन ये आ गए, टोटल 4 आ गई। उसमें से एक अपना हिंज आ रहा है, हिंज क्या करता है? अपोजिट इफेक्ट करता है, ये अपनी एक इंडिटरमिनेंट इक्वेशन को बढ़ाता है तो इसको मैं माइनस करूंगा तो 3 आएगा। हम स्ट्रक्चर जब एनालिसिस पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे मैंने अपनी अभी शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाया वैसे हम वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होते हैं भाई, 2m प्लस माइनस जे, 2m माइनस जे, वो सब होते हैं ना, प्लस इंटू इंडिटरमिनेंट से इक्वेशन वगैरह, तो वो अपने फॉर्मूले पे मैं नहीं जाके डायरेक्टली शॉर्टकट से वैल्यू निकाल सकता हूँ। Now, next क्या है? The moment K required to rotate the near end of the prismatic beam through the unit angle without translation. Unit angle से अपन को रोटेट करना है। The far end being fixed. ये के end fix किया है, तो ये भाई कौन सा होगा? ये अपना कौन सा एंड होगा? ये अपना होगा सिंपली सपोर्टेड या हिंज या रोलर होगा, क्योंकि ये अपना ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ अपना क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। अगर मेरे को थीटा यहाँ पर एंगल क्या करना है? यूनिट अपना एंगल रोटेट करवाना है, तो मेरे को कितना मोमेंट देना है बेसिकली वो फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या होता है भाई? थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है? एम एल अपॉन में 4 यही आएगा यहाँ पर। अगर मेरे को यूनिट होगा तो एम एल अपॉन 4 यही आएगा। थीटा वैल्यू यही होती है इसमें, जब अपने एक प्रोब्ड कैंटिलीवर होता है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 1, एम की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी? 4 यही अपॉन एल आ जाएगा, 4 यही अपॉन एल आ जाएगा। ये सब हम अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे, तो अभी थोड़े दिनों में स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? एलिमेंट स्ट्रेस बॉडी इज इन स्टेट प्योर शेयर कंडीशन में, मैग्नीट्यूड ऑफ शेयर स्ट्रेस अपन को 80 दे रखा है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी होती है? तो ये तो देखो सिंपल सा होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें क्या होता है? सिग्मा P1 अपना क्या होता है भाई? सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, रूट रूट में क्या होता है फिर? हाफ इंटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 XY का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो जीरो है, क्योंकि प्योर शेयर कंडीशन में, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। 2 XY का स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो बाहर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2XY बचेगा। 2XY यानी 18 न्यूटन ही अपना बच गया, 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वही अपना आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है कि एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, स्पेन अपन को 3 मीटर है, सब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 80 किलोमीटर है थ्रू आउट द स्पेन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड दैट कैन बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट फ्री हैंड टू गिव द रिजल्ट डिफ्लेक्शन एट द फ्री हैंड 0। कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो कैंटिलीवर बीम है, तो मैंने एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ किया, इस पर अपन का कितना यूडीए लग रहा है? उसमें यूडीए लग रहा है अपना 80 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 80 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। और ये टोटल अपना लेंथ कितना? 3 मीटर है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आप एक पॉइंट लोड लगाओ, ताकि अपना यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो। ठीक है, तो पॉइंट लोड की वजह से भाई अपना ऊपर डिफ्लेक्शन होगा, और यूडीएल की वजह से नीचे डिफ्लेक्शन होगा, दोनों का जब बराबर होगा तो अपना जीरो हो जाएगा। पॉइंट लोड की वजह से क्या था भाई? पीएल, डिफ्लेक्शन क्या था? पीएल क्यूब डिवाइड बाई 3 है, इज इक्वल टू यूडीएल की वजह से क्या आएगा? डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाई 80 है। ठीक है, अब क्या करूंगा? ये से ये कैंसिल हो गया, एल क्यूब से ये एल की पावर 4 कैंसिल हो गया। तो पी हमें फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू अपन को दे रखा है 80, यहाँ पर 3 है, ये 8 है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू भी आ जाएगी सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई एल क्या है? एल की वैल्यू 3 मीटर है, तो 80 इंटू 3 अपॉन में 8, अगर और 3 इधर भी आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये आया 10, 3 3 इंटू 9, 9 इंटू 10 90 आ जाएगा। ऐसे करके अपना आंसर आ जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी ज आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, कमेंट सेक्शन में पूछिए, चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो कहीं पे भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन लिंटल्स आर कंपेयर्ड विद आर्चेस? इनमें से अगर कौन सा अपना इनकरेक्ट है? तो लिंटल्स आर सिंपलर इन कंस्ट्रक्शन, सही बात है भाई। आर्चेस डज नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबैटमेंट टू विदस्टैंड द आर्च थ्रस्ट। जो आर्चेस होते हैं वो अपना स्ट्रॉन्ग अबैटमेंट उनको नहीं चाहिए। ये तो गलत है, उनको तो स्ट्रॉन्ग अबैटमेंट चाहिए क्योंकि अपना उसका थ्रस्ट आता है यहाँ पर। तो यही अपना गलत है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी का भी देख सकते हो, सबसे सही मिलेगा आपको। इन केस ऑफ आरसीसी कंस्ट्रक्शन द फॉर्मवर्क टू बी रिमूव्ड फर्स्ट। पहले सबसे पहले फॉर्मवर्क कौन से किस स्ट्रक्चर का अपन रिमूव करते हैं? तो हमेशा आरसीसी कंस्ट्रक्शन में बॉटम वाला सबसे लास्ट में करते हैं, पहले साइड वाला करते हैं। तो साइड ऑफ बीम्स में हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिमूव करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट में क्या है भाई? 57 में देखो क्या है? फ्लूइड विच सेटिस्फाई, ये इक्वेशन है, न्यूटोनियन फ्लूइड वाली इक्वेशन है, ठीक है? टो इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई। टो अपने शेयर स्ट्रेस है, म्यू कांस्टेंट है, ठीक है? और डी यू और डी वाई अपना क्या है? प्रोपोर्शनलिटी है, सॉरी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो ये कौन सा फ्लूइड होता है? यही तो न्यूटोनियन इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? व्हाट शैल बी द प्रेशर हेड ऑफ ए लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपन को पॉइंट एट दे रखा है, प्रेशर हेड अपन को दे रखा है 100 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है? तो उसके लिए अपन क्या होता है भाई? सिंपल सा होता है, जो प्रेशर हेड है अपन इस लिक्विड के लिए पूछा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। अगर वाटर है तो वाटर की वजह से अपना 100 मीटर आया है, तो जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है उसकी वजह से कितना हेड आएगा? तो उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आएगा भाई? ये 4 डिवाइड बाई 5 होगा, 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125, यानी 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 59 वाला क्वेश्चन है, क्या भाई हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू द, सिंपल सी बात है यार, ये तो हाइड्रोलिक रेडियस तो मतलब इतनी बार हम सिंपली पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्या होता है? एरिया और वेटेड पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वही हाइड्रोलिक रेडियस होता है ना? नेक्स्ट देखो, ए लिस्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट इज गिवन बिलो। यहाँ पर लिस्ट दे रखी है एयर पोल्यूटेंट्स की, अपन को फाइंड आउट करना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो कौन से लिस्ट है भाई? लिस्ट अपन को दे रखी है, देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? और क्या दे रखी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, रेडियोएक्टिव अपना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होता है। ये सब अपना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होता है। तो ये अपना ए वाला करेक्ट, सॉरी ए बी सी यानी तीनों किस में आ रहा है? बी 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं जो कि अपने पीवाईक्यू 2012 के एग्जाम में आए थे। तो आज का वीडियो हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट 40 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि हम जल्दी 1-2 दिन में ही अपना रिलीज कर देंगे। तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे मेडिजी के जो क्लास नोट्स हैं उनकी हेल्प से पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए, और कुछ सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। साथ ही साथ जो भी मैं मेडिजी के यहाँ पर क्लास नोट्स करवा रहा हूँ उन सब की पीडीएफ नोट्स भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वो भी आप ज्वाइन करके वहाँ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हो मेडिजी के क्लास नोट्स की, ठीक है? तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आईटीआई के 2012 के जो लास्ट के 40 क्वेश्चन बचे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और उनको एक एक पॉइंट क्वेश्चन को समझेंगे आंसर्स के साथ में। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप बेझिझक हमें पूछिएगा, हम ट्राई करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं उनको रिजोल्व करने की, ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।